हाय फ्रेंड, रेनू एजुकेशन हब फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिस्ट्री की टीचर। देखिए, हम हैं भाग 16। मैंने अभी तक आपको सिलेबस कराया था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे आपकी इच्छा, आप सिलेबस को मैंने आपको कहा था विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। इसका सिलेबस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बाद के राजवंश। मौर्य वंश के जब मौर्य वंश चल रहा था, उसके बाद की जो मौर्य वंश खत्म हो गया था, उसके बाद के जो राजवंश आए थे। ठीक है, राजवंश कौन कौन से थे देखिए। कौन सा था देखिए, नंबर 1। देखिए नंबर 1 डालिए, आप ऐसे लिख लीजिएगा, डैश 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 करते चले जाएगा, आप उतारते चल जाएगा। देखिए पुष्यमित्र, नेक्स्ट सुरवंश, नेक्स्ट वासुदेव, नेक्स्ट कंडवंश, नेक्स्ट सिमुक, नेक्स्ट सातवाहन वंश, साथ के साथ नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट विद्याशक्ति, नेक्स्ट वाकाटक वंश। ये सब कौन से मौर्य वंश के बाद के वंश है। जब मौर्य वंश समाप्त हो गया उसके बाद के वंश है। अभी नोट्स लिखें। मौर्य सम्राट, देखिए साथ के साथ इसको नोट करते जाइएगा। सूर्यवंश के शासक देवभूति। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको समझ में ना आए तो आप मेरी आवाज़ से समझ लीजिए। देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका, कण्व वंश अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सुमुख ने सुमुख ने 28 ईस्वी पूर्व सातवाहन वंश की स्थापना की थी।
देखिए मैं आपको पढ़ा रही भारतीय इतिहास भाग 16 हमारा आ गया। अभी तक मैंने आपको सिलेबस कराया था। देखिए मैंने सिलेबस कराया था आपको, क्या कराया था, प्राचीन भारत के इतिहास का, मध्यकालीन भारत के इतिहास का और आधुनिक भारत के इतिहास का। देखिए हम करें मौर्य वंश। देखिए मौर्य वंश के बाद के राजवंश, जब मौर्य वंश समाप्त हो गया था उसके बाद में जो राजवंश आए थे वो कौन कौन से थे, वो पुष्यमित्र था, शुभवंश था, वासुदेव था, कनु वंश था, सिमुक था, सातवाहन वंश था, विंध्यशक्ति वंश था, बाकाटक वंश था। देखिए मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। देखिए मौर्य सम्राट बृहद्रथ जो था, बृहद्रथ ने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग की हत्या कर दी थी। इसने पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। ऐसे जैसे इसने शुंग वंश की स्थापना की, फिर इसने क्या करा, पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, स्थापना कर दी थी। शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या करके, शुंग वंश का जो शासक था वो कौन था, देवभूति था। देवभूति था की हत्या करके वासुदेव, देवभूति की हत्या किसने की थी, वासुदेव ने की थी। वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में किसकी स्थापना कर दिया, लेकिन कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, वासुदेव ने की थी। ठीक है, अंतिम शासक कौन था इसका, सुशर्मा था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने किसकी हत्या करी थी, सुशर्मा की हत्या की थी। 28 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, सिमुक ने की थी। ठीक है, अभी और हम आगे पढ़ेंगे, आप उतार लीजिए इसे आराम से। उसके बाद में आपका क्या आया था, बाकाटक वंश का संस्थापक विद्याशक्ति था। बाकाटक जो वंश था उसका संस्थापक कौन था, संस्थापक था विद्याशक्ति। बता लीजिए जल्दी। अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी, जब मौर्योत्तर काल चल रहा था तब विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे जो बार बार आक्रमण कर रहे थे। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मौर्योत्तर काल में विदेशी जो विदेश से आते, भारत के बाहर के देश के आक्रमणकारी जो आक्रमण करते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा करते हैं, युद्ध करते हैं, वो आपके आक्रमणकारी हो गए। में बैक्ट्रियन, ग्रीक शासकों का नाम आता है। देखिए मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे, जो विदेशियों ने आक्रमण करा था भारत में, तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी आए थे, उसमें बैक्ट्रियन ग्रीक आए थे, विदेशी हैं, यूरोप के हैं, शासकों का नाम आता है। इन्होंने क्या करा था, मौर्योत्तर काल में आक्रमण करे थे बार बार। ठीक है, और देखिए बैक्ट्रियन जो ग्रीक हैं, ये जो ग्रीक हैं, इनको इस समय यवन के नाम से जाना जाता था। ये बैक्ट्रियन ग्रीक है, इनको मौर्योत्तर काल में यवन के नाम से जाना जाता था। भारत में जिन ने आक्रमण करे उनके क्रम इस प्रकार हैं। देखिए जिन्होंने भारत में आक्रमण करे, सबसे पहले यवन ने करा था।
यवन कौन थे? बैक्ट्रियन थे। यवन कौन थे आपके? बैक्ट्रियन थे। फिर उसके बाद आपके शक आ गए। शक आपके कौन थे? सीथियन थे। इसके पश्चात आपके पहलव आ गए। पहलव आपके कौन थे? पार्थियन थे। इसके बाद सबसे बाद में आ जाता है कृषाण। कृषाण आपके कौन थे? कृषाण को ही आप यूची थे। बहुत देखिए, जितना मैं इसे पढ़ा रही हूँ आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, इतना सब कुछ आपको बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब आपको मिलता है। मैंने अपने नोट्स इतने अच्छे से तैयार किए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन थे? मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों का नाम आता है। ये लोग कहते हैं कि ये ग्रीक के थे, बैक्ट्रियन थी इनकी प्रजाति। इन शासकों ने आकर मौर्योत्तर काल में समय समय पर जो भारत में आक्रमण करते गए। सबसे पहले इनका क्रम किस प्रकार है? जो बैक्ट्रियन ग्रीक थे उनको यवन कहा जाता है। देखिए, यवन जो बैक्ट्रियन ग्रीक थे उनको यवन के नाम से जाना जाता है। सीथियन जो थे उनको शक के नाम से जाना जाता है। पार्थियन को भारत में पहलव के नाम से जाना जाता है। यूची को भारत में कृषाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उतार के रहिए आप साथ के साथ। देखिए, कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान। कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पता नहीं कितना बुक को पढ़ते होंगे तब भी आपको यहाँ से क्वेश्चन उठाने को नहीं मिलता होगा। कनिष्क के दरबार आपको इतनी आसानी से ये सब नहीं मिलता होगा। कौन कौन थे? कनिष्क का राज्यरोहण। कनिष्क जो अपनी गद्दी पर बैठे थे, जो राजा बने थे, वो क्या था? उसको क्या कहते हैं? राज्यरोहण। अब हुआ था कनिष्क का राज्यरोहण 78 ईस्वी में हुआ था। देखिए, हमारा हिंदू धर्म कब से चल रहा है? 78 ईस्वी से, उससे पहले से चल रहा है, हुआ था। ठीक है, कनिष्क ने क्या करा था? कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ, कहते हैं ना, शक संवत किसने प्रारंभ किया था? शक संवत किसने प्रारंभ किया था? शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। कनिष्क ने की थी। कौन से सन में की थी? 78 ईस्वी में। ईस्वी पूर्व। ठीक है, कनिष्क के दरबार में कनिष्क के दरबार में महान साहित्यकार तथा कवि अश्वघोष थे। अश्वघोष थे। ठीक है, नेक्स्ट, जिन्होंने बुद्धचरित्र एवं
अलंकार की रचना की। ठीक है। अश्वघोष, अश्वघोष की रचना की तुलना मिल्टन गेटे कांट वॉल्टेयर आदि से की जाती है। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरित की तुलना वाल्मीकि की रामायण से की जाती है। देखिए, कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान, देखिए कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान, कनिष्क का राजरोहण 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी पूर्व में कनिष्क का जो राजरोहण हुआ था। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। ये पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने। कब की थी? 78 ईस्वी पूर्व में की थी। कनिष्क के दरबार में महान साहित्यकार तथा कवि अश्वघोष थे। वो पूछा जाता है कनिष्क के दरबार में महान साहित्यकार तथा कवि का नाम बताओ। वो कौन है? अश्वघोष है। फिर पूछा जाएगा अश्वघोष की रचना बताइए, रचना के नाम बताइए। ऑप्शंस में दिया जाएगा अश्वघोष की रचना बताइए। तो आप क्या बताएंगे? आप देखिए, अश्वघोष की रचना जो है वो बुद्धचरित एवं सूत्रालंकार है। ठीक है। इसमें पूछा जा सकता है अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरित। फिर पूछा जाएगा फिर अश्वघोष की रचना किससे की जाती है? तो अश्वघोष की रचना किससे की जाती है? मिल्टन गेटे से की जाती है, कांट वॉल्टेयर से की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरित की तुलना जो अश्वघोष ने रची है अपनी बुद्धचरित, ये बुद्धचरित है अश्वघोष का, तो इसकी तुलना किससे की गई है? वाल्मीकि की रामायण से की जाती है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा आपको कैसे बताना है कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन कौन थे? कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान आपके देखिए, पहले कनिष्क का जो राजरोहण हुआ था, राजरोहण जो राज्य में राजा बनता है, गद्दी पर बैठता है, उसको तिलक वगैरह लगाते हैं, वो राजरोहण होता है। ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका क्या होता है? राजरोहण होता है। देखिए, ये राज में रोहन करके तिलक वगैरह लगाते हैं, मुकुट वगैरह पहनाते हैं, मंत्र संत्र करते हैं, पूजा पाठ या वगैरह करके राजा को उसके गद्दी पर बैठाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? राजरोहण, उसको सत्ता दे दी जाती है। जैसे आपके मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री को आपको एक पत्र दिया जाता है, शपथ ली जाती है, उनका राजरोहण होता है। उसी तरीके से कनिष्क का राजरोहण होता है 78 ईस्वी पूर्व में। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। ये कब की थी? 78 ईस्वी पूर्व में की थी। कनिष्क के दरबार में महान साहित्यकार कौन और कवि जो थे वो अश्वघोष थे। पूछा जाता है ये, जिन्होंने अश्वघोष की रचना कौन सी है? बुद्धचरित एवं सूत्रालंकार। ठीक है। अश्वघोष की रचना की तुलना किससे की जाती है? मिल्टन गेटे और कांट वॉल्टेयर आदि से की जाती है। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरित की तुलना वाल्मीकि की रामायण से की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा। मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट करा रही हूँ जो आपके IAS में PCS में पूछे जाते हैं। मैं आपको दोनों क्लास लेकर चल रही हूँ। निष्क जो था
निष्क जो था, निष्क कनिष्क नहीं है, ये निष्क है। निष्क को बौद्ध धर्म आपको पता है, अभी आपको पढ़ाया था इससे पहले। बौद्ध धर्म में अश्वघोष आपको पता है, कनिष्क का साहित्यकार अश्वघोष ने दीक्षित किया था। दीक्षित यानी दीक्षा दी थी, यानी पढ़ाया था। देखिए शिक्षा खाली पढ़ाने से होती है, दीक्षा आपकी होती है, उसको गुण भी सिखाए जाते हैं, युद्ध वगैरह सब तरीके की, तो वो क्या होता है, दीक्षित किया जाता है। कनिष्क का, देखिए कनिष्क का राजवैद, कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद के महापंडित कौन है, चरक थे। चरक ने औषधि पर चरक सहित रचना वासुदेव ने बौद्ध धर्म के विश्वकोश मार्गभाषु की रचना की थी। कनिष्क के दरबार में महामदासी विज्ञान में नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से जाती है। देखिए निष्क को बौद्ध धर्म में अश्वघोष ने दीक्षित किया था। निष्क जो है इसको बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? कनिष्क को बौद्ध धर्म में अश्वघोष ने। अश्वघोष जो है कनिष्क का कौन था? साहित्यकार जो था वो अश्वघोष था। तो ठीक है, इसने किसे दीक्षित किया था? निष्क को दीक्षित किया था। किस समय कब दीक्षित किया था? जब बौद्ध धर्म चल रहा था। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद के महापंडित चरक थे। देखिए कनिष्क का जो पूछा जाता है राजवेद कौन थे? राजवेद जो चिकित्सा वगैरह करते हैं, आयुर्वेद दवाई वगैरह देते हैं, कि कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद के महापंडित, इनके जो महापंडित कहते हैं बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं कि महापंडित कौन थे? चरक थे। ये पूछा जाता है चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, अश्वघोष चरक कनिष्क के दरबार में थे। और चरक कौन थे? कनिष्क के दरबार में राजवैद आयुर्वेद के महापंडित थे। चरक ने औषधि पर चरक सहित नामक ग्रंथ की रचना की। चरक संहिता की, संहिता नामक ग्रंथ है। चरक ने औषधि जो दवाई वगैरह आपकी है, मेडिसिन वगैरह, इस पर चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए वासुदेव ने बौद्ध धर्म के विश्वकोश
महाविवाह सूत्र की रचना की थी। ठीक है, कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन थे। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से करते ही पूछा जाता है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। कनिष्क को बौद्ध धर्म में अश्वघोष ने दीक्षित किया था। अश्वघोष कौन था? महान साहित्यकार कनिष्क के दरबार में थे। इन्होंने बौद्ध धर्म, उस टाइम जब कनिष्क का शासनकाल था, उस टाइम बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था। तो उस समय अश्वघोष ने ही कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, शिक्षा दी थी। कनिष्क का राजवैद्य जो है, निष्क कौन है? निष्क को दी थी, कनिष्क को नहीं। कनिष्क जो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद के जो महापंडित थे वो चरक थे। चरक ने औषधि पर अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। ठीक है, वासुदेव ने बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविवाह सूत्र की रचना की थी। वासुदेव ने बौद्ध धर्म में ये काम कर रहे हैं सब। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर है। वासुदेव ने बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविवाह सूत्र की रचना की थी। वासुदेव ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी वो विश्वकोश पे लिखी थी और पुस्तक का नाम था महाविवाह सूत्र। और वासुदेव कौन थे? वो वासुदेव कनिष्क के दरबार में थे और जिन्होंने बौद्ध धर्म पर अपनी इस पुस्तक को लिखा था। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन थे। देखिए पूछा गया कनिष्क के दरबार में जो महान विद्वान थे और दार्शनिक थे, जो पहले से ही सब कुछ समझ लेते थे और राजा को सही राय देते थे, वो कौन थे? वो नागार्जुन थे। नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन को कहते हैं भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? नागार्जुन को। नागार्जुन कौन था? कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन कौन था पूछा जाएगा ना। महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक था। किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में था। ठीक है, इसकी तुलना किससे की जाए? इससे भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ये सभी मतलब कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन द्वारा इनकी जो पुस्तक है उनका नाम क्या है? जो नागार्जुन की पुस्तक है उनका नाम क्या है? उनकी द्वारा उसी पुस्तक का नाम क्या है? माध्यमिक सूत्र। कौन सी पुस्तक है इनकी? माध्यमिक सूत्र, नागार्जुन के द्वारा रचित पुस्तक। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या करा? इसमें इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत करा। क्या करा? सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत करा। सापेक्षता के सिद्धांत को दिया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए शून्यवाद का व्याख्याकार भी नागार्जुन है। नागार्जुन। देखिए नागार्जुन भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? नागार्जुन को कहा गया। नागार्जुन कौन किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, नागार्जुन की द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या? माध्यमिक सूत्र है। और माध्यमिक सूत्र पुस्तक इस पर आप मतलब लिखी गई है, सापेक्षता के सिद्धांत पर लिखी गई है। शून्यवाद के व्याख्याकार कौन है? वो नागार्जुन है। देखिए नागार्जुन ने भारत का आइंस्टीन को किया गया और शून्यवाद के जो व्याख्याकार है वो भी नागार्जुन है। देखिए कितने ज्ञानी होंगे नागार्जुन। अब हम गुप्त शासकों के क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे गुप्त शासकों के क्रम। गुप्त शासक आए थे।
श्रीगुप्त आए, सबसे पहले कौन है? श्रीगुप्त आए। उनके बाद आपका चंद्रगुप्त प्रथम आए, प्रथम। इसके बाद आप क्या है? समुद्रगुप्त। इसके बाद आपके कौन है? रामगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर आप क्या है? कुमारगुप्त प्रथम। उसके बाद आए स्कंदगुप्त। इसके बाद आए थे पुरुगुप्त। नेक्स्ट आया फिर घटोत्कच। उतारते जाइएगा साथ के साथ। उसके बाद आपके कौन है? नरसिंहगुप्त। नेक्स्ट आपके कौन है? कुमारगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट आपके कौन है? बुधगुप्त। नेक्स्ट आपके कौन है? वैन्यगुप्त। नेक्स्ट आपके कौन है? भानुगुप्त। नेक्स्ट आपका है कुमारगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट आप क्या है? विष्णुगुप्त। देखिए ये आपके गुप्त शासकों क्रम है। गुप्त शासक कैसे कैसे? सबसे पहले अगर श्रीगुप्त आए थे, फिर चंद्रगुप्त आए, फिर समुद्रगुप्त आए, उनके बाद रामगुप्त आए, उनके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय आए, फिर कुमारगुप्त प्रथम आए, फिर स्कंदगुप्त आए, फिर पुरुगुप्त आए, फिर घटोत्कच आए, फिर आपके नरसिंहगुप्त आए, फिर कुमारगुप्त द्वितीय आए, उनके बाद बुधगुप्त आए, फिर उनके बाद वैन्यगुप्त आए, भानुगुप्त आए, कुमारगुप्त द्वितीय आए, विष्णुगुप्त आए। ये आपका गुप्त शासकों क्रम है, इसको नोट कर लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे? नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये नवरत्न रहते थे। वो इस प्रकार है, कौन कौन से हैं? कालिदास, जी आपके नवरत्न कौन है? नवरत्न नवरत्न आपके कौन कौन से हैं? कालिदास। कालिदास इनका संबंध ये क्या करते हैं? ये कवि एवं नाटककार।